जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमराही एकेडमी इंदौर में। हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे लेंथ ऑफ डीएनए। डीएनए की लेंथ क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे, कैसे मेजरमेंट किया जाता है। तो उसके बाद दूसरा टॉपिक होगा हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, किस तरीके से एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन होता है, पूरी सीक्वेंस में बात करेंगे। ठीक है, तो ये सेकंड लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का। यदि आप मेरे वीडियो में नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें वीडियो को और लाइक कर दीजिए। चलिए बात करेंगे क्लास 12th के इस चैप्टर में हम अपने दूसरे लेक्चर के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे लेंथ ऑफ डीएनए। देखिए लेंथ जो डीएनए है, पहले डीएनए के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बारे में लेंथ जानेंगे। तो डीएनए है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, फुल फॉर्म इसका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। बोले एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड होता है जो एवरी सेल्स में मौजूद होता है, प्रत्येक सेल में मौजूद होता है। हाँ, कुछ सेल्स ऐसे हैं एक्सेप्शन जिनमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है। वो ऐसा है कि जैसे आरबीसी वगैरह है, इनमें मौजूद नहीं होता, बट ऐसा नहीं कि कभी मौजूद नहीं होता। इनमें जब बनती नई नई न्यूली सिंथेसाइज्ड सेल्स होती हैं, उन सेल्स में क्या होता है, बना रहता है यही न्यूक्लियस। बट जैसे वो सेल्स मैच्योर होती हैं वो क्या हो जाता है, जैसे डिजेनरेट हो जाता है, ओके, खत्म हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे लेंथ ऑफ डीएनए की। तो सीधी सी बात है कि जो लेंथ है वो नापी जाती दो तरीके से, या तो हम न्यूक्लियोटाइड में नापेंगे या फिर उसको हम बेस पेयर के रूप में नापेंगे। ठीक है, जो डीएनए है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में एज जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। वहीं पे जो आरएनए है वो केवल कुछ जेनेटिक मटेरियल, मतलब कुछ जीवों में ही जेनेटिक मटेरियल की तरह कार्य करता है। जैसे कुछ वायरसेस हो गए, उनमें जेनेटिक मटेरियल की तरह कार्य करता है। बाकी हमारी बॉडी में भी आरएनए पाया जाता है, बाकी दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी आरएनए पाया जाता है, बट वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम नहीं करता। हाँ, वो बीच के एक मैसेंजिंग का काम करता है, मैसेंजर की तरह कार्य करता है। और भी आरएनए के बहुत सारे काम होते हैं, है ना। राइबोसोम, जैसे राइबोसोमल आरएनए होता है, आरआरएनए बोलता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। तो बहुत सारे अलग अलग काम होते हैं उसके। बाकी डीएनए का जो मेन काम होता है वो काम होता है इनहेरिटेंस करवाना, कैरेक्टर को कोड करना, उसको कोड करके वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक लेके जाना। इसकी वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक बोलते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल होता है। हाँ, जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। बात समझ में आ गई। तो अब हम बात करेंगे लेंथ ऑफ डीएनए की। बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज ये 5 है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज 5 ऐसे 5x174 है। कितने न्यूक्लियोटाइड है बेटा, 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, वो उसकी लेंथ है डीएनए की। ठीक है, क्योंकि वायरस है, बैक्टीरियोफेज क्या है, वायरस है। उस वायरस में जो डीएनए होता है, क्योंकि देखो वायरस में ऐसा नहीं कि जेनेटिक मटेरियल सिर्फ आरएनए होता है। वायरस, कुछ वायरसेस ऐसे भी हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, बाकी कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनमें आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है। ऐसा नेक्स्ट पॉइंट है बैक्टीरियोफेज लैम्डा। बैक्टीरियोफेज लैम्डा है 48,502 बेस पेयर्स। इसके पास कितने बेस पेयर्स होते हैं, 48,502, ठीक है, या 502 बेस पेयर्स मौजूद होते हैं। वहीं पे अगर हम इस्चेरिचिया कोलाई की बात करें तो इस्चेरिचिया कोलाई में कितने पाए जाते हैं बेटा, 4.6, ये इंटू है, इंटू 10⁻6 बेस पेयर्स। इस्चेरिचिया कोलाई जो इकोलाई जिसको हम बोलते हैं, तो इकोलाई सेल में कितने मौजूद होते हैं, एक सेल के अंदर इतने सारे बेस पेयर्स मौजूद होते हैं। अब इतने सारे बेस पेयर मिलकर क्या बनाते हैं, पूरी उसकी डीएनए की लेंथ बनाते हैं। तो डीएनए की लेंथ को इस प्रकार से मेजर किया जाता है। वहीं पे अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हेप्लॉइड सेल ऑफ ह्यूमन डीएनए, हेप्लॉइड सेल बोलते या तो ओवम की बात कर रहा है या तो फिर स्पर्म की बात कर रहा है। ठीक है, तो उसमें कितना होते हैं, बोले 3.3 इंटू 10⁹ इंटू 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं। अगर इसी को डिप्लॉयड में बात करें तो कितना हो जाएगा बेटा, 6.6 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, 9 बेस पेयर्स हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही क्या। हो सकता है आपसे क्या हुआ, हेप्लॉइड का बुक में दिया हुआ और आपसे क्या पूछ रहे, डिप्लॉयड पूछ रहे, तो आपको इतना थोड़ा सा करना आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अब हमारी हेडिंग है द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो पहले हम एक न्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं, फिर उसके बाद पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की तरफ जाएंगे। देखिए होती क्या है बेटा, इसमें 3 चीजों से मिलकर बना होता है जो भी न्यूक्लियोटाइड होती है। अभी हम न्यूक्लियोटाइड को पॉली हटा देते हैं तो सिर्फ न्यूक्लियोटाइड बचेगा हमारे पास में। तो न्यूक्लियोटाइड में 3 स्ट्रक्चर होते हैं, 3 चीज होते हैं मिलकर बनाते कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, पहला है पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर कैसे होती है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होता है, फिर इधर एक कार्बन होगा, इधर एक कार्बन होगा, फिर इधर से एक कार्बन होगा, इधर से एक कार्बन और यहाँ पे है। ठीक है, तो एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और एक कार्बन यहाँ पे मौजूद होता है, यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन पे अगर मैं पेंटोस शुगर की बात करूं तो 2 प्रकार की पेंटोस शुगर होती है, एक राइबोज पेंटोस शुगर होती है और एक डीऑक्सीराइबोज पेंटोस शुगर होती है। पहले मैं आपको राइबोज बना के बता देता हूं। देखिए इसमें क्या होगा बेटा, ऊपर की तरफ क्या होगा, OH होगा, नीचे की तरफ क्या होगा, H होगा। यहाँ पे नीचे की तरफ क्या होगा बेटा, OH होगा और यहाँ पे H होगा। इसमें भी
यहाँ पर भी H होगा, यहाँ पर OH होगा। क्या होगा बेटा? OH होगा। ठीक है, इसको सीधा करते हैं थोड़ा सा। ये यहाँ पे H होगा, यहाँ पे क्या होगा बेटा? CH2OH होगा। क्या होगा? CH2OH होगा। ये जो शुगर बन के तैयार होती है इसको हम बोलते हैं राइबोज शुगर। क्या बोलेंगे? राइबोज शुगर बोलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से एक और शुगर बना लेते हैं, पेंटोज शुगर बना लेते हैं। ये ठीक है, यहाँ पे बेटा OH, इधर H, यहाँ पे इस बार H रहेगा सिर्फ, और इधर भी H, इधर भी H और इधर भी H, इधर H रहेगा, इधर OH रहेगा, सॉरी इधर H, और यहाँ पे क्या मौजूद होगा? बोले CH2OH। समझ में आ गई बात? अब इस 2 डैश कार्बन पे देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, ये 4 और ये 5। इसी प्रकार से यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और ये 5। अगर 2 वाले में OH मौजूद है तो राइबोज शुगर होगी, और अगर 2 डैश कार्बन जो होता है अगर उसमें सिर्फ H मौजूद है तो वो होती है बेटा डीऑक्सीराइबोज शुगर। राइबोज शुगर। समझ में आ गई बात? 2 प्रकार की शुगर होती है। अब हम इनसे शुगर से अभी हमने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ पेंटोज शुगर बनाई है। पेंटोज शुगर पहला पॉइंट होता है। दूसरा कंपोनेंट होता है इसमें नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है। क्या जुड़ता है बेटा? नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्डेज के थ्रू, लिंकेज के थ्रू यहाँ पे क्या जुड़ेगा बेटा? इस वाले फर्स्ट कार्बन पे जो OH मॉलिक्यूल है यहाँ पे जुड़ जाता है एक नाइट्रोजनस बेस। उस नाइट्रोजन बेस को मैं NB लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा बेटा? राइबो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। अब ये राइबो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। तो इसको मैं अब चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मैं एक बार, एक मिनट, ये OH है। ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। और अब आते हैं, देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पे क्या जुड़ जाता है बेटा? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के माध्यम से जैसे ही इसमें नाइट्रोजनस बेस जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है बेटा? नाइट्रोजनस बेस। वैसे ही ये जो राइबोज शुगर है अब ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें बेटा? राइबो न्यूक्लियोसाइड में। इसमें कन्वर्ट हो गई बेटा? राइबो न्यूक्लियोसाइड में। सेम इसी प्रकार से जैसे इस डीऑक्सीराइबो राइबोज शुगर में जैसे इसमें इधर नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा, नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा, वैसे अब ये भी कन्वर्ट हो जाएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड में। इसमें कन्वर्ट हो जाएगी बेटा राइबो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इतना ही नहीं, जैसे इस 5 डैश कार्बन पे, ये जो 5 डैश का वाला कार्बन है, इस कार्बन पे जैसे ही इस OH को हटा करके, OH जैसे उसमें से हटेगा, हाइड्रोजन हटेगा, एक हाइड्रोजन इधर से हटेगा, एक हाइड्रोजन उधर से हटेगा, तो यहाँ पे फास्फोडाइस्टर लिंकेज के माध्यम से जैसे ही फास्फेट ग्रुप जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा बेटा? फास्फेट ग्रुप जुड़ेगा। वैसे ही जो अभी राइबो न्यूक्लियोसाइड है अभी कन्वर्ट हो जाएगी फिर राइबो न्यूक्लियोटाइड में। ठीक है, तो इसका डायग्राम हम अलग से बनाएंगे। इसको भी सेम इसी प्रकार से डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड जो है वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाएगी जब इसमें क्या जुड़ जाता है? फास्फेट ग्रुप जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाएगा बेटा? फास्फेट ग्रुप। तब वो कन्वर्ट हो जाएगी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड में। समझ में आई क्या मेरी बातें? तो इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ, इसको साफ करके। अब हम 2 बनाते हैं यहाँ पे फिर से। इधर क्या जुड़ गया बेटा? नाइट्रोजन बेस जुड़ गया, नाइट्रोजन बेस जुड़ गया। ठीक है, यहाँ पे अभी H है, इधर क्या है बेटा? OH है, H OH H, यहाँ पे H है। अब इधर की तरफ क्या है बेटा? C बचा, CH बचा। क्या बचा बेटा? CH बचा, और CH2 बचा, और इधर क्या चला गया बेटा? फॉस्फेट ग्रुप बन गया। क्या जुड़ गया? यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया। ठीक है, OH के माध्यम से। और इधर से इसी प्रकार से इसमें भी, इधर वाले में वो ये ऑक्सीजन हो गया बेटा। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा नाइट्रोजनस बेस, NB जुड़ जाएगा। ठीक है, इधर H रहेगा, इधर भी H रहेगा, इधर H, इधर OH बेटा H, और यहाँ पे CH2, और इसके साथ जुड़ जाएगा बेटा एक फॉस्फेट ग्रुप। क्या जुड़ जाएगा? फॉस्फेट ग्रुप। समझ में आई क्या मेरी बात? तो ये जो बन गया, ये क्या बन गया बेटा? राइबो न्यूक्लियोटाइड बन गया। क्या बन गया? राइबो न्यूक्लियोटाइड।
और ये क्या बन गया बेटा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। डी बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। समझ में आई मेरी बात? तो ये स्ट्रक्चर बन गया था। अब हम आते हैं एक पॉली न्यूक्लियोटाइड के रूप में। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड बनी है, अब चाहे इसकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना लीजिए चाहे इसकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये आपस में कभी नहीं जुड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये अलग तरीके से जुड़ते हैं। इनकी इसी प्रकार से बहुत सारी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में आती जाएंगी, आपस में आती जाएंगे और एक दूसरे से यहाँ पे फॉस्फेट के थ्रू इस तरीके से लिंकेज होता जाएगा, ठीक है, तो जुड़ती जाती हैं। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हमने बनाई है, इन्हीं न्यूक्लियोटाइड से अब क्या बनने वाला, हमारे पास में पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनने वाली है। तो क्या होता है, अ न्यूक्लियोटाइड इज बेसिक यूनिट ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए और आरएनए। कोई भी हो, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, उसकी न्यूक्लियोटाइड जो होती है वो एक उसकी बेसिक यूनिट होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ईच न्यूक्लियोटाइड इज द कंपोज्ड ऑफ 3 कंपोनेंट। 3 कंपोनेंट से बने होते हैं। कौन कौन से बेटा, एक नाइट्रोजन बेस होता है, पेंटोज शुगर होती है और यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है। तो पहला नाइट्रोजन बेस है बेटा, दूसरा पेंटोज शुगर है जो राइबोस शुगर हो सकती है किसके केस में, आरएनए के केस में, और डीएनए के केस में कौन सी हो सकती है बेटा, डीऑक्सीराइबोस शुगर हो सकती है, मैंने यहाँ पे लिख दिया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा बेटा, इसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है जो इनमें अटैच होता है। जैसे वो अटैच होता तो वैसे न्यूक्लियोसाइड जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, न्यूक्लियोटाइड में। तो पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर में जैसे ही नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा तो पेंटोज शुगर कन्वर्ट हो जाएगी न्यूक्लियोसाइड में। जैसे फिर उस न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा तो अब न्यूक्लियोसाइड कन्वर्ट हो जाती है न्यूक्लियोटाइड में। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर था, मैंने समझाने की कोशिश करी, आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आगे मूव करते हैं बेटा। अब हमारे पास में क्या है कि अगर जो नाइट्रोजन बेस है वो नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, 2 कैटेगरी में नापे मतलब उनको पढ़े जाते हैं। पहला पॉइंट होता है प्यूरिन्स, ठीक है, पहले कैटेगरी होती है प्यूरिन्स, दूसरा होती है पायरिमिडिन्स, ठीक है। तो जो प्यूरिन्स होते हैं उस प्यूरिन्स में बेटा आते हैं 2 प्रकार के आते हैं नाइट्रोजन बेस आते हैं, एक एडेनिन होता है, एक ग्वानिन होता है। जबकि वहीं पे अगर मैं पायरिमिडिन्स की बात करूं तो उसमें साइटोसिन, थाइमिन और आरएनए के केस में क्या आता है बेटा, यूरेसिल भी आता है। तो यूरेसिल इज ओनली प्रेजेंट इन आरएनए इंस्टेड ऑफ थाइमिन। थाइमिन की जगह में क्या प्रेजेंट होता है, यूरेसिल प्रेजेंट होता है। किसके केस में, आरएनए के केस में। तो अगर मैं बोलूं कि पायरिमिडिन्स में टोटल कितने होते हैं, तो पायरिमिडिन्स में यूरेसिल भी होता है, तो इसी में क्या जोड़ लेना बेटा, यूरेसिल भी जोड़ लेना, ठीक है, यूरेसिल। तो यूरेसिल भी किसका भाग होता है, बोले पायरिमिडिन का ही भाग होता है, जो किसमें पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ आरएनए में पाया जाता है। आशा करता हूं इतना भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अ नाइट्रोजन बेस इज अटैच्ड टू द पेंटोज शुगर बाय एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। मैंने आपको बताया था पिछली बार जब बना रहा था डायग्राम, है ना, तो वहां पर भी मैंने ये बोला कि एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के माध्यम से नाइट्रोजन बेस क्या होता है, फर्स्ट कार्बन के OH मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है, OH मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर के रूप में हटा चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, व्हेन द फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड टू 5 डैश, ध्यान सुनो, जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है बेटा किस डैश में, 5 डैश OH कार्बन पे, OH के साथ में ऑफ न्यूक्लियोसाइड, देन विद द हेल्प ऑफ किसके बेटा, फास्फोडाइएस्टर लिंकेज के माध्यम से, देन अ न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड। क्या बनती है बेटा, एक न्यूक्लियोटाइड बनके तैयार हो जाती है। लिंकेज कौन सा होता है इस फॉस्फेट ग्रुप और OH मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो फास्फोडाइएस्टर लिंकेज होता है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट पॉइंट है, 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड थ्रू 5 डैश 3 डैश। कौन सा बेटा, 5 डैश और 3 डैश एंड 5 डैश कार्बन के साथ में जुड़ती हैं और फास्फोडाइएस्टर लिंकेज बनाती हैं। क्या बनाती है बेटा, फास्फोडाइएस्टर लिंकेज बना करके जुड़ जाती हैं। एंड इस तरीके से क्या होती है, एक डाइन्यूक्लियोटाइड बनके तैयार होती है। जब 2 आपस में जुड़ती हैं, जब 3 जुड़ती हैं तो ट्राइन्यूक्लियोटाइड, 4 जुड़ते हैं तो 4 टेट्रान्यूक्लियोटाइड, 5 जुड़ती है पेंटान्यूक्लियोटाइड। इसी प्रकार से धीरे धीरे एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, thus when the numerous nucleotides are joined, बहुत सारी जब न्यूमरस न्यूक्लियोटाइड से जुड़ जाती हैं तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन होता है। आशा करता हूं आपको एक पॉइंट क्लियर हुए होंगे। जैसे आपके सामने अब यहाँ पे दिया हुआ है बेटा एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए वो जो मैंने आपको सीधी सीधी बनाई थी वो अब यहाँ पे थोड़ा टेढ़ी टेढ़ी बनी हुई है, ठीक है। ये हमारा क्या है बेटा, कार्बन फर्स्ट है, ये फर्स्ट कार्बन है। मैं थोड़ा सा पेन चेंज करूं, ये जो कार्बन है बेटा ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है और ये वाला 5th कार्बन है, ठीक है, 5th कार्बन है। समझ में आ रही बात। तो 5th कार्बन में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, फर्स्ट कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ बेटा, यूरेसिल नाइट्रोजन बेस जिसको साइटोसिन बोलते हैं, साइटोसिन जुड़ा हुआ है। 2 कार्बन खाली है और थर्ड वाला जो कार्बन है उसमें OH इधर खाली है, क्योंकि इधर तो खाली OH बट इसका देखो OH जो होगा वो इस फॉस्फेट के साथ में क्या किया, लिंकेज किया है, जिसको फास्फोडाइएस्टर लिंकेज बोलते हैं।
तो देखिए दो चीजें मिलकर के कौन कौन सा बेटा, एक हमारे पास में पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर और फास्फेट, ये दोनों आपस में मिलकर के एक सीढ़ी की बैकबोन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक बैकबोन बनाते हैं। जबकि वहीं पे जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो क्या होते हैं? अंदर की तरफ लटके हुए होते हैं। ठीक है, प्रोट्रूडर का मतलब होता है लटके हुए, बाहर की तरफ क्या होते हैं या अंदर की तरफ क्या होते हैं? लटके होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड, तीन न्यूक्लियोटाइड, चार न्यूक्लियोटाइड, इस तरीके से बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ करके क्या बनाती है? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की संरचना करते हैं। ठीक है, अब हम डीएनए की, जब हम क्या करते हैं डीएनए की लेंथ को नापते हैं, तो चाहे तो हम इसके न्यूक्लियोटाइड को नाप लें तो भी नाप सकते हैं अगर सिंगल स्टैंडर्ड है तो। ठीक है, या फिर डबल स्टैंडर्ड है तो इनको हम बेस पेयर नाप लेते हैं, क्योंकि इसके सामने क्या होगा? एक और बेस पेयर मौजूद होगा जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा। ठीक है, ग्वानिन के साथ क्या जुड़ा? साइटोसिन के साथ ग्वानिन जुड़ता है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? बेस पेयर नाप लेते हैं। तो एक बेस पेयर, फिर दो बेस पेयर, फिर तीन बेस पेयर, चार बेस पेयर, इस तरीके से जब बहुत लंबा डीएनए होता है तो उसको हम बेस पेयर के रूप में क्या करते हैं? उनको हम मेजरमेंट करते हैं डीएनए की लेंथ। तो वो तो समझ में आ गया। बाकी ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनकर तैयार हो गई, ये भी समझ में। अब इसी को कुछ खासियत है, अगर देखा जाए तो एक तरफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड का 3' कार्बन पे OH मॉलिक्यूल जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप नेक्स्ट पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के साथ में या नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के साथ में बंधने के लिए या उसके साथ कंबाइन करने के लिए, लिंकेज बनाने के लिए वो फ्री रहता है। तो एक तरफ कौन सा बेटा? 3' एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री रहता है, जिसको हम 3' एंड बोलते हैं। वहीं पे 5' कार्बन की तरफ, जो 5' कार्बन है, उस 5' कार्बन की तरफ फास्फेट ग्रुप क्या होता है बेटा? फ्री होता है, जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के साथ में फॉर्मेशन करने के लिए बिल्कुल से फ्री है। तो इसलिए इसको, इस वाले एंड को हम 5' एंड बोलते हैं और इस वाले एंड को हम 3' एंड बोलते हैं। समझ में आ गई बात? अब हमारे पास में दो तीन जो पॉइंट है, इन पॉइंट को हम कवर करते हैं। वन एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कंटेन्स पेंटोज शुगर। क्या होती है बेटा? एक न्यूक्लियोटाइड चेन में क्या होता है बेटा? पेंटोज शुगर होती है। ठीक है, अब ये जो पेंटोज शुगर है, ठीक है, विद फ्री फॉस्फेट ग्रुप, क्या है बेटा? एक एंड में फ्री फॉस्फेट ग्रुप होता है। ठीक है, एट 5' एंड में, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉल्ड 5' एंड, मैंने बता दिया है। एंड द अदर एंड कंटेन्स शुगर विद फ्री OH। शुगर जो होती फॉस्फेट शुगर होती, कौन सी? पेंटोज शुगर जो होती, फॉस्फेट बोलते हैं, पेंटोज शुगर होती है। पेंटोज शुगर के 3' कार्बन पे OH फ्री होता है। ठीक है, और इसलिए उसको हम बोलते हैं 3' एंड बोलते हैं। समझा दिया? नेक्स्ट पॉइंट है शुगर एंड फॉस्फेट कंस्टिट्यूट द बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। देखो ये फिर ये फिर ये फिर ये, इस तरीके से क्या होता है? शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, दोनों मिल करके क्या बनाते हैं? एक बैकबोन बनाते हैं। ठीक है, एंड द नाइट्रोजनस बेसेस आर लिंक्ड टू द शुगर मॉइटी। शुगर मॉइटी मतलब शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उस शुगर मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ जाते हैं। विच प्रोजेक्टेड फ्रॉम द बैकबोन, जो बैकबोन से क्या होते हैं? बाहर की तरफ लटके होते हैं। प्रोजेक्टेड बोले तो बाहर की तरफ निकले होते हैं या लटके होते हैं, या प्रोजेक्टेड की जगह एक शब्द और आता है प्रोट्रूडेड, तो वो शब्द भी यही बोलता है कि क्या होते हैं? वो बाहर की तरफ निकले होते हैं या लटके होते हैं। तो इस प्रकार से हमने एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना के बारे में पढ़ा, स्ट्रक्चर देखा। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि अभी भी आपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।